और दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तेहरान की धरती पर हमास के सबसे बड़े नेता हानिया की हत्या के बाद से ईरान आग बबूला है। जंग के ऐलान के बाद हुती, हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर हमले के लिए ईरान तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने इजराइल से इंतकाम के लिए इजराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने लेबनान की धरती को चुना है। ईरान अपने साथियों के साथ मिलकर इजराइल पर हमले की तैयारी में है, तो उधर नेतन्याहू की सेना भी मुकाबले के लिए तैयार बैठी है। नेतन्याहू ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी फौज को तैनात कर दिया है। ऐसे में ईरान अगर हमला करता है तो इजराइल भी मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकता है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा दुनिया में सबसे बड़ा महासंग्राम। अमेरिका ने अभी से मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने मिडिल ईस्ट में गाइडेड मिसाइल सबमरीन को तैनात करने का आदेश दिया है। मतलब साफ है, ईरान और इजराइल में अगर युद्ध हुआ तो इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ने वाला है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले फंस गए उद्धव ठाकरे। संजय निरुपम ने कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप क्या लगाए, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। निरुपम ने दावा किया कि दिल्ली में उद्धव ठाकरे ने साउथ अफ्रीका से फरार गुप्ता ब्रदर्स से मिले हैं। निरुपम ने दावा किया कि ये मुलाकात दिल्ली में संजय राउत के घर पर हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि उद्धव जब भी दिल्ली जाते हैं होटल में रुकते हैं, लेकिन इस बार 3 दिनों के दौरे पर उद्धव जब दिल्ली गए थे तो संजय राउत के घर पर रुके थे। साउथ अफ्रीका से जो फरार भ्रष्टाचारी गुप्ता बंधु हैं, उनमें से एक गुप्ता से मिले वो। ये मुलाकात 7 अगस्त को शाम को संजय राउत के घर पर हुई है, लेकिन वो गुप्ता जी आए थे एक ब्लैक गाड़ी में और काला शीशा था और लगभग आधे घंटे तक मीटिंग चली है उस गुप्ता के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव पर लगे आरोपों के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। वहीं पूरे मामले में उद्धव गुट ने चुप्पी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर पटना एयरपोर्ट सांप और नेवले की लड़ाई का अखाड़ा बन गया। सांप पर नेवले के झुंड ने एक साथ हमला बोला। रिपोर्ट दिखाते हैं। सांप और नेवली की दुश्मनी को लेकर कई किस्से हमारे समाज में बड़े बूढ़ों की ओर से कहे जाते हैं। सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। इनकी लड़ाई का एक नजारा बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिला। पटना एयरपोर्ट के रनवे पर सांप और नेवलों के बीच जमकर लड़ाई हुई। इसका 36 सेकंड का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि एक नेवला और सांप के बीच लड़ाई हो रही है। सांप लगातार नेवले को डराकर भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेवले उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ देर तक दोनों के बीच लड़ाई होते देख पीछे से 2 और नेवला पहुंचते हैं और तीनों मिलकर सांप को घेर लेते हैं। इसके बाद तीनों बारी बारी से सांप पर हमला करने लगते हैं, लेकिन सांप भी हार मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार विमान टेक ऑफ के लिए रनवे पर पहुंचता है तो विमान की आवाज सुन तीनों नेवले और सांप भाग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दुनिया भर में चिंता है, लेकिन बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस अब वो सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि पहले तो वो उदारवादी होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जो कुछ भी हालात हैं उसको लेकर वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में सत्ता की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा क्या सामने आने लगा है? क्या बांग्लादेश की सरकार ने उपद्रवियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी है, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मोहम्मद यूनुस के पास है तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च। एक तरफ बांग्लादेश के गृह सलाहकार ने स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही, तो वहीं अब यूनुस सरकार की तरफ से हिंदू समुदाय से मुलाकात करने का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा डर के साए में जी रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को मिलता नजर नहीं आ रहा है और बांग्लादेश के हालात जस के तस बने हुए हैं। सत्ता की कमान संभालने से पहले मोहम्मद यूनुस ने खुद को उदारवादी दिखाया था,
यूनुस ने कहा था कि आम लोगों पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर सभी हमले बंद किए जाएं। इसके बिना सारे प्रयास बेकार हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं पद छोड़ दूंगा। हिंदू विरोधी हिंसा तो अपनी जगह है, मोहम्मद यूनुस के वादे भी अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार की कमान संभालते ही यूनुस का एक और रूप देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ कई मामले दर्ज थे, लेकिन अब उनके सत्ता प्रमुख बनने के बाद एक एक कर सारे मामले खत्म किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अब तक 2 मामलों में बरी हो चुके हैं। करप्शन के एक केस में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने उन्हें बरी कर दिया है। वहीं ढाका की अदालत ने भी दूसरे मामले में उन्हें राहत दे दी है। श्रम कानूनों से जुड़े केस में 3 सहयोगियों के साथ वो बरी हो गए हैं। यानी मतलब साफ है, सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस का चेहरा बदल गया। पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए, फिर अपने खिलाफ जारी मुकदमों को निपटाने में जुट गए। लगता है बांग्लादेश में शांति स्थापित करना शायद उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। यही वजह है कि बांग्लादेश के 64 जिलों में से 61 जिलों में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। कहीं हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले किया जा रहा है, तो कहीं उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जा पहुंचा तो जिंदगी की जंग के बीच आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। ये तस्वीरें बांग्लादेश के गोपालगंज, नरेला, गाईबांधा इलाकों की हैं। जिहादियों की बर्बरता के खिलाफ हजारों हिंदू सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल इन प्रदर्शनों में आंदोलनकारी सबसे ज्यादा अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने वाले यूनुस के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जाहिर कर रही है। तो सवाल ये है कि आंदोलनकारी छात्रों ने आखिर यूनुस का नाम ही क्यों लिया? देश के बाहर रह रहे यूनुस तुरंत ढाका क्यों लौट आए? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भी यूनुस का समर्थन क्यों किया? अमेरिकी, ब्रिटेन जैसे देश भी यूनुस के साथ खड़े क्यों हैं? यूनुस ने अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को जगह क्यों दी? क्या यूनुस को तख्तापलट की साजिश के बारे में जानकारी थी? क्या यूनुस सरकार किसी महाशक्ति की कठपुतली है? हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों पर आखिर नरम क्यों है यूनुस? भारत के साथ रिश्तों पर आखिर चुप क्यों है यूनुस? मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री हैं, लेकिन काफी वर्षों से वो बांग्लादेश के बाहर रह रहे थे। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। जाहिर सी बात है कि उनका बांग्लादेश वापस लौटने का कोई प्लान नहीं रहा होगा, लेकिन रातों रात उनका बांग्लादेश लौटकर सरकार की कमान संभाल लेना लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर पहले सख्ती दिखाना, फिर नरम पड़ जाना कहीं न कहीं उनके कट्टरपंथियों के साथ रिश्तों की भी गवाही दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा पर है, जिस पर पूरी दुनिया चिंता जाहिर कर रही है। सवाल ये है कि आखिर कब थमेगा हिंदू पे अत्याचार का ये सिलसिला, और आखिर कब यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेकर बड़ा संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कोशिश की है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ये कोशिश नाकाम रही। रिपोर्ट के बाद भी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह स्थिर रहा, तो वहीं इस मामले को उछालने में लगी कांग्रेस को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर देश में सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट को एक इंटरनेशनल टूलकिट गैंग का हिस्सा होने का दावा किया है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उस पर ही